हेलो एवरीबॉडी। मैं हूँ आस्था तिवारी और आप देख रहे हैं डायनामिक स्टडी। आज हम सेकेंड स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड वीडियो, जो कि 12th की हिस्ट्री को लेकर के मैंने स्टार्ट करा है एक सीरीज़। तो जहाँ पे एक वीडियो में हमने सिंगल वीडियो में फर्स्ट टू जो चैप्टर्स थे उनको कवर अप किया है एंड थर्ड चैप्टर को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी इसमें हम फोर्थ चैप्टर को कवर करेंगे। तो ऑलमोस्ट चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दिस इज आवर थर्ड चैप्टर, किंगशिप कास्ट एंड क्लास। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ओवरव्यू दिया हुआ है ग्रीन कलर के बॉक्सेस में एंड आप प्लीज़ इन ओवरव्यूज को ऐसे रैंडमली पढ़ लीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है रिगार्डिंग द एग्जाम। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं वो कंटेंट के हिसाब से होती है। सो हम इसमें पढ़ेंगे 600 BCE से 600 CE के बीच का जो टाइम पीरियड है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या टेक्स्ट लिखे जाते हैं, और मोर अबाउट कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ जो पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले महाभारत के बारे में। तो अप्रॉक्स हम लोग जो है कुछ ना कुछ महाभारत के बारे में जानते हैं। लोकली वी आर फैमिलियर विद महाभारत, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हमने सुना है, बहुत सारी जो है टेलीविज़न पे हमने शोज़ देखे हुए हैं महाभारत से रिलेटेड, उनकी इवेंट से रिलेटेड। तो काफ़ी ज़्यादा जो है चैप्टर कॉमन है जहाँ पे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं उन स्टोरीज से अपनी बुक को, और हम इन चीज़ों को जो है अच्छे से समझ सकते हैं। सो प्लीज़ चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, यानी महाभारत जो है उसको कुछ क्रिटिकली एनालाइज करा जाएगा, कुछ जो है एक नंबर ऑफ हिस्टोरियन के द्वारा। स्कॉलर्स हैं ये इन फील्ड के, जिन्होंने इसको एक्चुअल में होता क्या, जो पुरानी चीज़ें दी गई थी उनको एज इट इज़ अडॉप्ट कर लेना इज़ नॉट गुड। ओके, उनको हमें एक बार अपनी नज़र से इवेल्युएट करना चाहिए कि अगर ये चीज़ लिखी गई है तो क्या ये चीज़ एग्जिस्ट करती थी उस टाइम पे या नहीं। तो इसके लिए जो है VS सुक्तांकर के अंडर में जो है जो कि बहुत स्कॉलर माने जाते हैं, VS सुक्तांकर के अंडर में 1990 में एक प्रोजेक्ट शुरू करा जाता है जहाँ पे महाभारत का क्रिटिकल एडिशन जो है वो स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत जो है वो स्टार्ट किया जाता है, जहाँ पे जो महाभारत की चीज़ें दी गई हैं, जो भी कंटेंट लिखे गए हैं, उनके बिहाइंड रीज़न क्या था, और उन प्लेसेस को विजिट किया गया, उन चीज़ों को चेक किया गया कि क्या एक्चुअल में ये चीज़ें थी या नहीं थी, और जिनके एविडेंसेस मिले उन चीज़ों को एज अ प्रूफ अडॉप्ट कर लिया गया। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट दे सिलेक्टेड वर्सेस अपीयर कॉमन। बहुत सारे जो वर्सेस थे वो कॉमन थे, मतलब बहुत सारे टेक्स्ट में कॉमन चीज़ें एक चीज़ ही कई बार दे दी जाती थी, तो उन चीज़ों को वो एलिमिनेट करते थे। और ये पूरा का पूरा जो 13 जो है 1000 पेजेस में कंपाइंड है। तो 47 ईयर्स लगते हैं VS सुक्तांकर एंड इनके जो कलीग्स थे उनको क्रिटिकल एडिशन को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, जहाँ पे दो चीज़ें सबसे ज़्यादा अपेरेंट थी। फर्स्ट थी हमारी जो है, यहाँ पे आपको दिया है, दो चीज़ें सबसे ज़्यादा अपेरेंट थी। ओके, टू थिंग्स became more apparent, there are several common element in the संस्कृत वर्सेस ऑफ द स्टोरी। मतलब जो संस्कृत जो वर्सेस में स्टोरी बताई गई थी उनमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो कॉमन थी, मतलब एक ही चीज़ को कई सारी जगहों पर मेंशन किया गया था। तो जो हिस्टोरियन थे, जो VS सुक्तांकर इनके जो कलीग्स थे, वो उन चीज़ों को जो है एक ही बार मतलब पॉइंट आउट करते थे, एक ही बार उनको लेते थे, बाकी जो मेनी टाइम्स दिया होता था उसको वो ध्यान नहीं देते थे। सेकेंड चीज़ थी एविडेंट, यानी जो मैन्युस्क्रिप्ट में जो भी चीज़ें मिली वो एक्चुअल में जो अलग अलग प्लेसेस थे, कश्मीर एंड केरला, तमिलनाडु एंड नेपाल, उन सारी चीज़ों को विजिट करके मैंने बताया ना कि उन चीज़ों को स्पष्ट करा गया कि हाँ ये एग्जिस्ट करती थी या नहीं करती थी। और रीजनल वेरिएशन भी देखने को मिले, जैसे नेपाल में उसी चीज़ को लेकर के कुछ दूसरी बातें बताई गई हैं सेम इवेंट को लेकर के, तो तमिलनाडु में सेम इवेंट के लिए कोई दूसरी बात बताई है। तो इस तरीके के जो चेंजेस हैं वो वहाँ पे देखने को मिलते हैं। स्कॉलर्स ने जो बेगिन करा था अपनी जो मतलब पूरी जो स्टोरी थी, स्कॉलर बिगिन स्टडिंग अदर ट्रेडिशन फ्रॉम पाली प्रकृत एंड तमिल टेक्स्ट। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारी लिखी, पाली, प्रकृत और तमिल। ऐसा नहीं था कि केवल एक सिंगल लैंग्वेज की चीज़ों को ही उन्होंने कवर अप किया, उन्होंने बहुत सारे अलग अलग रीजन के, यानी नेपाल के टेक्स्ट को भी स्टडी करा, तमिलनाडु के भी, और कश्मीर के भी टेक्स्ट को, केरल के भी टेक्स्ट को स्टडी करा, ताकि वो देखना चाहते थे कि क्या इनमें क्या डिफरेंसेस हैं और क्या चीज़ें कॉमनली दी हुई हैं। तो जो सब में कॉमन होती थी उसे वो एज इट इज़ ले लेते थे, क्योंकि वो मानते थे कि अगर ये चीज़ें हुई थी तभी तो सब लोगों ने लिखी है। बट जो थोड़ी अलग बताई जाती थी, जो हर जगह डिफरेंट होती थी, उसको वो खुद से उन प्लेसेस को, उन एरियाज़ को, उन चीज़ों को विजिट करके उसको इवेलुएट करते थे कि एक्चुअल में थी या नहीं थी। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपकी दी हुई है, ये कुछ फूड नोट्स हैं जो बनाए गए थे यहाँ पे। 1 सेकेंड। यहाँ पे ये जो है कॉमन वर्सेस हैं जो कॉमनली हर एक टेक्स्ट में जो है हर एक लैंग्वेज और हर एक रीजन के टेक्स्ट में मिलती थी। और ये जो सेकंड चीज़ है ये वेरिएशंस हैं, जो नेपाल, तमिलनाडु, अलग अलग रीजन और अलग अलग लैंग्वेज के टेक्स्ट में जो डिफरेंसेस थे वो यहाँ पर लिखे गए हैं, और जो कॉमन चीज़ें थी वो यहाँ पर लिखी गई हैं। ठीक है, तो इनको हम वेरिएशन या फुटप्रिंट्स कह सकते हैं, और इनको हम कॉमन वर्सेस भी कह सकते हैं।
अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड है किंगशिप एंड मैरिज मेनी रूल्स एंड वैलिड प्रैक्टिसेस। यानी जो है मैरिज को लेकर के बहुत सारे अलग अलग रूल्स थे। और किंगशिप मतलब हो जाएगा एक फैमिली, ठीक है। तो फैमिली जो होती थी, ऑब्वियसली फैमिली बहुत बड़ी होती थी पुराने ज़माने में, तो और भी ज़्यादा मतलब एंशियंट टाइम में काफ़ी बड़ी फैमिलीज होती थी, लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स होते थे। तो वहाँ पे क्या होता था कि किन फॉल किनको कहा जाता है, एज अ टर्म यूज़ किया जाता था एक फैमिली के लिए, इसको हम किन फॉल्क बोलते हैं, इन संस्कृत कह सकते हो, इंग्लिश में इसको वैसे बोला जाता है। तो ये जो रिलेशन, ये जो फैमिली रिलेशन होता था, ये ब्लड पर बेस्ड होता था। यानी लोग जो है आपस में, जो भाई होते थे, जो बहन होती थी, इन सबको जो है एक फैमिली माना जाता था। रिलेटिव्स थे उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाता था फैमिली में। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे दो टर्म्स दिए हुए हैं। ये जो हमारा पैसेज है, इसमें संस्कृत टेक्स्ट यूज द कुल्ला टू डिजाइनेट फैमिली एंड जुनाती। ओके, मतलब कुल जो एक वर्ड है, जैसे बोलते हैं ना कि ये इस कुल के हैं या उस कुल, तो ये कुल मतलब होता है कि फैमिली, ये फला फैमिली से जो है बिलोंग करते हैं। नेटवर्क ऑफ किनफोल्क, और इसको जो है किनफोल्क यानी कुल और किनफोल्क लगभग फैमिली को ही इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। और जो टर्म वंशा है इज यूज फॉर लाइनेज, यानी यहाँ पे आपको ये टर्म मिलेगा, टर्म वंशा। यहाँ पे ये जो है थोड़ी दूसरी लैंग्वेज में लिखा गया है। वंशा मतलब होता है लाइनेज, यानी जो जनरेशन चल रही है उसको इंडिकेट किया जाता था। अब आता है आइडियल ऑफ पैट्रिलिनी, यानी जो पैट्रिलिनी का जो आइडियल है। तो यहाँ पे आपको साइड में इसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सब कुछ कंसेप्ट आपकी बुक में गिवन है, आपको बस उसको थॉरली रीड करना है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। पैट्रिलिनी मीन्स ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम फादर टू सन एंड ग्रैंडसन एंड सो ऑन। यानी एक फादर जो है, फिर उनके बाद उनका सन, फिर उसके बाद उनका सन। ये जो है एक तरीके से जो उनकी जनरेशन होती थी, डिसेंट यानी उनकी जो जनरेशन होती थी, उसको इंडिकेट किया जाता है पैट्रिलिनी के थ्रू, यानी पितृ जो है करके उसको इंडिकेट किया। मैट्रिलिनी मतलब होता है मदर, फिर उनके बाद उनकी डॉटर, उनको जोड़ने के लिए आपस में जो है मैट्रिलिनी। और पुत्र, देखो सन एंड फादर को ऐड करने के लिए पैट्रिलिनी, और मदर एंड डॉटर को ऐड करने के लिए जो है मैट्रिलिनी कंसेप्ट यूज किया जाता था। अब आइडिया ऑफ पैट्रिलिनी की बात करें तो मोर इम्पोर्टेंटली कि ये जो है टर्म यूज किया जाता था ऑब्वियसली पुराने, यानी जब महाभारत जो है वो स्टार्ट हुआ था, या जब महाभारत लिखा गया, उससे उसके पहले का ये कंसेप्ट है पैट्रिलिनी का। इसको ज़्यादातर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ करा जाता था। पैट्रिलिनी में क्या होता था कि अगर कोई प्रॉपर्टी फादर के पास होती थी, तो मान लो एक फादर, उनके जो है 4 सन हैं, तो वो प्रॉपर्टी 4 पार्ट में डिवाइड हो जाती थी। 1 सेकंड, या 4 पार्ट में वो डिवाइड हो जाती थी, यानी एक-एक पार्ट जो है उनके चारों सन में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। एंड सिमिलर स्टोरी देखने को मिलती है महाभारत में। महाभारत में जो पांडु थे, वो जो है वो मतलब उनके पास राज शासन था, वो जो है किंग थे, पूरे एरिया के, जो भी हस्तिनापुर एरिया था, वहाँ के वो किंग थे। बट उनकी जो है असमय मृत्यु हो जाती है, यानी वो बिफोर द एज उनकी डेथ हो जाती है। एंड उसके बाद जो है उनके, क्योंकि सन जो थे, उनके 5 बेटे थे और पाँचों काफ़ी ज़्यादा मतलब छोटे थे। तो उस टाइम पे उनको जो है किंग बनाना वाज़ नॉट मतलब उतना ज़्यादा क्लियर नहीं था, या फिर कह सकते हैं कि उनको बनाना ठीक नहीं था, क्योंकि वॉर बहुत ज़्यादा होते थे, वॉरफेयर की वजह से। तो उस टाइम पे जो धृतराष्ट्र है उनको किंग बनाया गया, यानी उनके बड़े भाई थे। ऑब्वियसली वही बनते किंग, पांडु पांडु नहीं बनते, लेकिन उनकी आइज़ नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें नहीं दिया गया पोस्ट, और वो पोस्ट जो है वो पांडु को दे दी गई, जो धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे। बट पांडु की डेथ के बाद फिर वो धृतराष्ट्र के पास चली जाती है। और अब क्या होता है कि जब बाद में जो पांडु के पांचों बेटे, यानी जो युधिष्ठिर हैं, अर्जुन है, भीम है, एंड नकुल सहदेव, जब ये लोग बड़े हो जाते हैं, तो जो प्रजा है और जो मंत्रिमंडल है वो बात करते हैं कि नहीं, अब जो पावर है वो धृतराष्ट्र को जो है इन लोगों को दे देनी चाहिए, यानी पांडु के बेटों को दे दी जानी चाहिए। बट एक्चुअल में क्या होता है कि जो धृतराष्ट्र थे वो भी किंग बन चुके थे, तो वो चाहते थे कि उनका बेटा यानी दुर्योधन जो है वो किंग बने एज अ रूल। बट अगर हम पैट्रनी के कंसेप्ट को माने, तो पांडु के बाद जो है वो जो पांडवास थे, इनको किंग बनना जो है वो ज़्यादा उचित था। तो इसी कंसेप्ट को लेकर के पूरा महाभारत होता है, इतनी बड़ी बैटल जो है वो 18 डेज़ की फॉट करी जाती है। एंड आपको कंक्लूजन पता है क्या क्या सिचुएशन जो है वो देखने को मिलती हैं। तो ये पूरा कंसेप्ट आपको यहाँ पे जो है बताया गया है। अब एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि वो फैमिलीज़ जिनके केवल डॉटर होती थी, सन नहीं होते थे, तो वो उन फैमिलीज़ की जो प्रॉपर्टी होती थी, वो उनके जो रिलेटिव होते थे, उनमें जो पुरुष रिश्तेदार, यानी जो किंग्स मैन होते थे, जो रिलेशन में मैन होते थे, उनको वो प्रॉपर्टी दे दी जाती थी। यानी उनकी डॉटर को ये राइट नहीं था कि वो प्रॉपर्टी अपने फादर की ले लें, जब उनके भाई या जो है कोई घर में जो है मेन नहीं होता था। जबकि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी जाती थी उनके रिलेटिव्स के पास। ठीक है, तो डॉटर को एक तरीके से कहें तो कहीं से भी वो प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकती थी। वुमेन एज अ प्रभावती गुप्ता, इनका एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है, जो कि हमने इसके पहले वाले चैप्टर में जो है उसको स्टडी कर लिया है। अब कुछ रिचुअल्स रिगार्डिंग जो है मैरिज, वो ऋग्वेदा में दिए गए हैं, जो आपको नेक्स्ट जो है सोर्सेज में बताए गए हैं, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
दिया हुआ है रूल्स ऑफ मैरिज, यानी मैरिज करने के क्या क्या रूल्स थे। तो सन वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिटी ऑफ द पैट्रनेज, यानी एक कम्युनिटी की जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए सन की ज़रूरत होती थी। यानी हम बोलते नहीं कि अगर हमारी जनरेशन चलेगी तो हमें जो है एक सन होना इंपॉर्टेंट है, तो उससे जो है जनरेशन कंटिन्यू रहती है। तो इसके रिगार्डिंग सन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था। अब आते हैं मैरिज के बारे में। तो मैरिज जो है यहाँ पे आपको 4 टाइप ऑफ मैरिज जो है वो बताई गई हैं। इंडोगैमी, एक्सोगैमी एंड पॉलीगैनी एंड जो है पॉलीएंड्री। ओके, ये 4 टाइप ऑफ मैरिज। यहाँ पे इनकी लैंग्वेज जो है थोड़ी सी डिफरेंट लिखी गई, आपकी बुक में ये क्लियर होगी। ये तो काफ़ी पुरानी बुक है। तो टाइप्स ऑफ मैरिज की बात करें तो इंडोगैमी का मतलब होता है विद इन द यूनिट, यानी जब हम अपने रिलेशन में ही मैरिज कर देते हैं तो उसको इंडोगैमी बोलते हैं। तो इंडो से मतलब अंदर, अपने ही फैमिली में, अपने ही रिश्तेदारों में जब मैरिज कर देते हैं तो उसको इंडोगैमी बोला जाता है। एक्सोगैमी जब हम अपनी कम्युनिटी सॉरी जब हम अपनी यूनिट से बाहर यानी रिलेशन में शादी नहीं करते, नए रिलेशंस बनाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं एक्सोगैमी मैरिज। अब बात करते हैं पॉलीगैनी की। तो प्रैक्टिस ऑफ अ मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स, यानी एक सिंगल मैन जिसकी बहुत सारी वाइफ्स होती थी उसको हम बोलते हैं पॉलीगैनी। आप जब इस हिस्ट्री को ज़्यादा अच्छे से इवेलुएट करेंगे तो जो अकबर थे और बहुत सारे जो किंग थे उनकी नंबर ऑफ वाइफ्स हुआ करती थी, तो ये वो जो है पॉलीगैनी को जो है प्रैक्टिस करते थे। सेम उसी का उल्टा है पॉलीएंड्री, जहाँ पे एक सिंगल वुमन के बहुत सारे हस्बैंड जो है वो हुआ करते थे। तो ये पूरी कहानी दी गई। यहाँ पे एक ड्यूटी बताई गई है फादर की, दैट इज कन्यादान। ओके, तो ये एक फादर की ड्यूटी होती थी कि वो जो है वो मतलब एक राइट टाइम पे राइट पर्सन से अपनी जो है डॉटर की मैरिज कर दें, एंड उसको जो है वो कन्यादान माना जाता था, क्योंकि वो अपनी डॉटर को उन्हें जो है सौंप देते थे। तो ये थी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मैरिज, एंड 4 टाइप ऑफ मैरिज हमने यहाँ पे जो है उसको पढ़ लिया। अब बात करते हैं फॉर्मेट बाई एंड सेल ऑफ द प्रोडक्ट शेयर आइडियाज ऑफ द अर्बन मिलियो। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो यहाँ से दिया हुआ है। 500 BC के आसपास जो है नॉर्म्स वर कंपाइल इन संस्कृत टेक्स्ट नोन एज धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्र, यानी 500 BC के आसपास जो है धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र को लिखा जाने लगा, जो कि ऋग्वेदा से रिलेटेड है। और काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ नॉर्म्स जो हैं, यानी रूल्स रेगुलेशन मैसेजेस जो दिए गए थे वो इन्हीं बुक में दिए गए थे, और इन्हीं बुक को लेकर के सोशल सोसाइटी में जो है वो मैरिजेस, रिचुअल्स और जो है जो सेरेमनीज और नंबर ऑफ जो है क्रिमेजन्स जो है उनको प्रैक्टिस करा जाता है। यानी कोई भी संस्कार जब हम करते थे तो इन बुक्स में जो जो इंस्ट्रक्शन दिए होते थे, जो नॉर्म्स दिए होते थे, उन्हीं को हम फॉलो करते थे। अब यहाँ पे दिया हुआ है मनुस्मृति। मनुस्मृति जो है वो काफ़ी छोटा पोर्शन है जहाँ पे महाभारत के बारे में कुछ इवेंट्स डिफाइन करे गए हैं, जो कि 200 BC से 200 CE के बीच में लिखा गया है। ओके, अब ब्राह्मण जो थे वो अपने पॉइंट को जो भी चीज़ें उन्होंने जो है कंपाइल करी थी अपनी बुक में धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्रा, तो इन बुक के ऑथर होते थे ब्राह्मण। तो वो उसको यूनिवर्सल वैलिडिटी देना चाहते थे, यानी ब्राह्मण चाहते थे कि लोग इसको एज अ यूनिवर्सल, मतलब सभी लोग इसको अडॉप्ट करें, कोई इसके खिलाफ या इसके विरुद्ध जो है वो ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पे धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र एज अ रिकग्नाइज इन मेनी 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज। ओके, हम जब देखेंगे धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्र के बारे में तो यहाँ पे 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज की बात करी गई है। तो जो फर्स्ट 4 फॉर्म ऑफ मैरिज थी वो डिजायरेबल थी, यानी वो उचित मानी जाती थी, और जो लास्ट 4 टाइप ऑफ मैरिज दी हुई है वो अनुचित थी, क्योंकि उन्हें मतलब जो है लोअर कास्ट के पीपल जो है वो परफॉर्म करते थे, और जो अपने आप को डिग्निटीफुल मानते थे, जो अपने आप को जो है इलेस्ट्रियस मानते थे एंड सोसाइटी के हायर क्लास में आते थे, उन्हें जो है उन्हें इन 4 जो अपर 4 टाइप ऑफ मैरिज है उन्हीं को प्रैक्टिस करना होता था। अब आ जाते हैं गोत्र ऑफ वुमेन, यानी एक वुमेन के गोत्र को लेकर के क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो जो गोत्र थे या जो गोत्र का नाम होता था वो वैदिक सीर के नाम पे डिपेंड होता था। वैदिक सीर मतलब जो ऋषि मुनि होते थे उनके नाम पे गोत्र बनाए जाते थे। ठीक है, तो वो गोत्र जो है वो हर एक मतलब कास्ट होती थी उनमें कई सारे गोत्र में डिवाइडेड होते थे वो लोग। तो वो जो है वैदिक सीर यानी ऋषि के नाम पे वो जो गोत्र थे वो होते थे। सेम गोत्र वर रिगार्डेड एज अ डिसेंट, यानी जब सेम गोत्र के मैन एंड वुमेन जो है वो होते थे। फॉर एग्जांपल एक मैन है और एक वुमेन है, वो दोनों का जो गोत्र है वो सिमिलर है, तो वो एज अ डिसेंडेंट यानी वो भाई बहन कंसीडर कर लिए जाते थे। वो जो है आपस में उनका एक रिलेशन हो जाता था। इसीलिए सेम गोत्र में मैरिज करना जो है इसको प्रोहिबिट किया गया, इसको रोका गया था बाय द ब्राह्मण। ब्राह्मण ने कहा कि अगर एक वुमेन की मैरिज हो जाती है तो वो मैरिज के बाद जो एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर गोत्र, यानी उनको अपने फादर के गोत्र को लीव करना होता था और अपने हस्बैंड के गोत्र को आफ्टर मैरिज अडॉप्ट करना होता था। सेकेंड रूल यहाँ पे दिया हुआ है दैट सेम गोत्र
की जो है मैरिज जो है वो पॉसिबल नहीं होती थी, यानी सेम गोत्र में मैरिज नहीं की जाती थी। रीज़न था कि वो लोग एक दूसरे के भाई बहन कंसिडर कर लिए जाते थे। दीज नेम्स आर अवेलेबल फॉर पावरफुल रूलिंग लाइनेज सच एज सतवाना हुरुलुभ। ठीक है, तो गोत्रा जो है इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं सतवाना रूलर्स के बारे में। ठीक है, जो सतवाना रूलर्स थे वो ब्राह्मण थे एक्चुअल में, बट उन्हीं की जो मैरिजेस थी उन्हीं, क्योंकि देखो ये जो रूल है कंपाइल करे गए थे ब्राह्मण के द्वारा, बट सत्यवाना खुद ब्राह्मण थे बट वो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते थे, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो उठते हैं रिगार्डिंग धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्रा। सम ऑफ सत्यवाना रूलर वर पॉलीगनस दैट इज हैड मोर देन अ वाइफ। ओके, देखो अब यहाँ पे दिया है कि बहुत सारे जो सत्यवाना रूलर थे वो पॉलीगनस थे। मैंने बताया पॉलीगनस मतलब क्या, एक हस्बैंड हैव सेवरल वाइफ्स, जो एक मैन थे उनकी बहुत सारी वाइफ्स होती थी, तो उनको पॉलीगनस कहा जाता था। ये भी अनडिजायरेबल माना जाता था बाय द ब्राह्मण। फिर एक जो रूल हमने अभी पढ़ा कि जो वुमेन होती थी उनको अपनी फादर के गोत्र को लीव करके अपनी अपने हस्बैंड के गोत्र को अडॉप्ट करना होता था, बट जो इनकी वाइफ थी गौतमा एंड वशिष्ठा, इन्होंने अपने गोत्र, अपने फादर के गोत्र को ही कंटिन्यू रखा आफ्टर मैरिज में। तो यहाँ पे जो कुछ नॉर्म्स बनाए गए थे बाय द ब्राह्मण, वो सत्यवाना जो ब्राह्मण्स थे वो उसको तोड़ते हुए नजर आ रहे थे, जो रूलिंग एलाइट्स थे। तो इसकी वजह से क्वेश्चन किया जाता है इनकी अथॉरिटी को जो किंग ने प्रिपेयर करके रखा था। ओके, अब आ जाते हैं वर मदर्स इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन किया गया कि क्या मदर इंपॉर्टेंट होती थी, तो बिल्कुल। सत्यवाना के जो जो रूलर्स हैं इनकी डायनेस्टी में क्या होता था कि जो सन होते थे उनका नाम अप्रॉक्स जो है वो रिलेट होता था उनकी मदर से, यानी बेटा जो है वो अपनी माँ के नेम से ही जाना जाता था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जो है बिहाइंड इसके पीछे आऊँ 1 सेकेंड। तो यहाँ पे कुछ नेम्स दिए हुए हैं, जैसे राजा गौतमी पुता श्री सताकनी। तो गौतमी वॉज जो श्री सताकनी जो है वो उनके सन है, और गौतमी उनकी मदर का नाम है, बट उनका ये जो पूरा दिख रहा है पूरा उनका नाम है, कंप्लीट नेम है उनका। तो वो उनकी मदर से जो है रिलेट करके उनके नाम को बनाया जाता था। तो इस वजह से उनकी मदर की जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती थी, क्योंकि वो डायनेस्टी को या उनके जो सन होती थी उनको रिप्रेजेंट करती थी। सोशल डिफरेंसेस विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट इवेलुएट की जो सोशल डिफरेंसेस थे विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट, यानी कास्ट जो था उसके बिहाइंड जो है किस तरीके के जो चीज़ें देखने को मिलती थी, सोशल डिफरेंसेस क्या थे, किस बेसिस पे लोगों को जो है वो डिफ्रेंशिएट करा जाता था, दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट। Okay, which refers to the set of hierarchical order social categories. The ideal order was laid down in the धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्र। मैंने आपको बताया कि 500 BC से सी के बीच में जो इसको कंपाइल करा गया था, एंड धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्र जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक बुक थी जिनमें ये इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रिचुअल, रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिमेशंस एंड मैरिजेस, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे दी हुई होती थी। ओके, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन है। अब आ जाते हैं द राइट ऑक्यूपेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ब्राह्मण्स ने क्या किया, उन्होंने धर्मशास्त्र धर्मसूत्र में कुछ नॉर्म्स लिखे जिनमें उन्होंने ऑक्यूपेशन के बारे में बताया। तो हमें पता है कि सबसे पहले होते थे ब्राह्मण, तो ब्राह्मण ने अपने आप को फर्स्ट पोस्ट पे रखा। सेकंड पे होते थे क्षत्रियास, और थर्ड पे होते थे वैश्यास, एंड फोर्थ पे होते थे जो है शूद्रास। ओके, तो ये चारों जो है वो चीज़ें होती थी। तो ब्राह्मण ने बनाया था, तो ब्राह्मण ने अपने आप को फर्स्ट लेवल पे रखा हायरार्की के, और इनका ऑक्यूपेशन होता था ब्राह्मण वाज सपोज टू बी स्टडी एंड टीच वेदास, परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड गेट सेक्रीफाइसेस, परफॉर्म एंड गिव देयर रिसीव गिफ्ट। ओके, मतलब देखो ये क्या करते थे, जो ब्राह्मण होते थे उनको माना जाता था कि, यानी ब्राह्मण ने खुद लिखा था कि वो खुद वेद को पढ़ेंगे और लोगों को पढ़ाएंगे, सेक्रीफाइसेस करेंगे बहुत सारे, एंड दूसरों के द्वारा करी गई सेक्रीफाइसेस को अडॉप्ट भी करेंगे, कुछ गिफ्ट देंगे और कुछ गिफ्ट खुद पाएंगे। क्षत्रियास की बात करें तो क्षत्रियास वॉरफेयर में इंगेज होंगे, वॉरफेयर मीन दैट लड़ाई वगैरह करेंगे, एरियाज को एडमिनिस्टर करेंगे यानी रूल करेंगे, पीपल को प्रोटेक्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेट जस्टिस प्रोवाइड करके, स्टडी करेंगे वेदास की, सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करेंगे और ब्राह्मण्स को गिफ्ट वगैरह देंगे। ओके, ये सारी चीज़ें इनके रिगार्डिंग है। जो द लास्ट 3 ऑक्यूपेशन वर असाइन टू द वैश्यास। अब वैश्यास क्या करते थे, इनका जो है ये एग्रीकल्चर करते थे यानी खेती बाड़ी में इन्वॉल्व होते थे, पास्टोरलिज्म करते थे यानी पशुपालक होते थे, और तीसरा होता था ट्रेड करते थे, यानी जो ग्रेन वगैरह प्रोड्यूस करते थे उसको सेल एंड उसको परचेज करना, डिफरेंट एरियाज में लेके जाना, ये काम ये लोग करते थे। ठीक है, तो 3 काम है वैश्यास के, एग्रीकल्चर, पास्टोरलिज्म एंड ट्रेड। अब बात कर लेते हैं शूद्रास की। शूद्रास का बस एक फंक्शन था, दैट वाज कि ये जो अपर 3 हायरार्कियल जो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्यास, इनको सर्व करते थे, यानी इनके लिए काम किया करते थे। वो इनके एग्रीकल्चर फील्ड में वर्क करना, इनके लिए जो भी मतलब जो भी वर्क होते थे वो
ऑब्वियसली शूद्रास जो है वो परफॉर्म करते थे। अब ब्राह्मण इन्वॉल्व टू थिंग 3 स्ट्रैटेजीज इन्फोर्सिंग दीज नॉर्म्स। अब ब्राह्मण ने कुछ स्ट्रैटेजीज ली। देखो मैंने भी बात बताया आपको ऑलरेडी कि ब्राह्मण चाहते थे कि इन चीज़ों को यूनिवर्सली अडॉप्ट कर लिया जाए, यानी सारे लोग इन चीज़ों को माने। तो जिसकी वजह से उन्होंने कुछ स्ट्रैटेजी बनाई, कुछ उन्होंने अपनी एक रणनीति बनाई इसको इम्पोज करने के लिए। पहली रणनीति क्या थी? एज वी हैव जस्ट सीन वॉज डिजर्टेड दैट वर्ना ऑर्डर वॉज डिवाइन ऑरिजिन। सबसे पहली जो इनकी रणनीति थी वो कि इन्होंने बताया कि जो ब्राह्मण जो मतलब ये जो वर्ना वर्ना मतलब होता है जाति, जो इन्होंने वर्ना बताया, जो कास्ट सिस्टम बनाया है, वो एक्चुअल में डिवाइन ऑरिजिन यानी वो भगवान से निकला हुआ है। हमने बहुत बार सुना होगा कि जो ब्रह्मा जी हैं उनके जो है माउथ से ब्राह्मण्स का जन्म हुआ है, एंड फिर उनकी जो भुजाएं हैं उससे जो है जन्म हुआ है क्षत्रियास का, फिर जो उनके जो है थाई है वहाँ से जो उनका जन्म हुआ है वैश्यास का, एंड जो उनका लेग है वहाँ से जन्म हुआ है शूद्रास का। तो कि शूद्रास काफ़ी जो है उनको मतलब इसलिए उनको ज़्यादा लोकल लेवल पे जो है रखा गया है। तो इन्होंने कहा कि ये भगवान के द्वारा ऑरिजिनेट चीज़ें हैं, इसे किसी ब्राह्मण ने नहीं बनाया है। तो इसके थ्रू वो क्या करते थे, लोगों को जोड़ना चाहते ताकि लोग इसको माने। ओके, सबसे पहली चीज़ थी कि उन्होंने इसको डिवाइन ऑरिजिन बता दिया। सेकेंड था एडवाइस किंग टू इंश्योर दैट दीज नॉर्म्स वर फॉलोड बाय देयर किंगडम। और वो किंग को एडवाइस करते थे क्योंकि पुराने ज़माने में पता है जो जो स्कॉलर होते थे स्टडीज़ के रिलीजन के, वो ब्राह्मण्स होते थे, मौलाना मुस्लिम में होते थे। तो वो क्या करते थे ब्राह्मण्स, वो किंग को एडवाइस करते थे कि वो इंश्योर करें कि उनके किंगडम में यानी उनके राज्य में जो है इन चीज़ों को फॉलो किया जा रहा है, कास्ट सिस्टम को, या नहीं फॉलो किया जा रहा है। थर्ड स्ट्रेटजी की बात करें, अटेम्प्टेड टू परस्यू पीपल दैट देयर स्टेटस वॉज डिटरमाइंड बाई बर्थ। और तीसरी स्ट्रेटजी थी कि अगर कोई भी व्यक्ति है वो अपनी लाइफ में कितनी भी अचीवमेंट कर ले, उसका ऑक्यूपेशन और उसके बर्थ के द्वारा जो है मतलब उसके फादर के ऑक्यूपेशन और वो जिस कास्ट में जन्म ले रहा है वो उन्हीं कामों को करेगा। जैसे मान लो एक वैश्य जो है वो जो है वैश्य की फैमिली में जन्म लिया, तो उसको उसको थ्रू आउट द लाइफ केवल पास्टरलिज्म, एग्रीकल्चर और ट्रेड करना है। अगर ब्राह्मण है तो वो स्टडी करेगा, अगर क्षत्रिय है तो वो रूल करेगा। तो इस तरीके से बाय बर्थ लोगों की चीज़ों मतलब लोगों के जो है फ्यूचर को डिफाइन कर दिया जाता था। तो ये 3 नॉर्म्स थे जिनका यूज़ करके ब्राह्मण अपने आप को एक लीगल एंड यूनिवर्सल वैलिडिटी जो है वो देना चाहते थे। अब आ जाते हैं नॉन क्षत्रिय किंग के बारे में। ठीक है, यहाँ पे दिया नॉन क्षत्रिय किंग। अब देखो ब्राह्मण के अकॉर्डिंग क्या था कि किंग केवल क्षत्रिय हो सकते हैं, बट ऐसे बहुत सारे एंशियंट टाइम के जो किंग थे वो जो है नॉन क्षत्रियास थे। अकॉर्डिंग टू शास्त्रास ओनली क्षत्रियास कुड बी किंग। ओके, ये हमने पढ़ा। हाउएवर सेवरल इंपॉर्टेंट लाइनेज प्रोबेबली हैड डिफरेंट ऑरिजिन। कह रहा है कि मतलब शास्त्र की माने तो किंग केवल क्षत्रिय हो सकते थे, बट बहुत सारी ऐसी डायनेस्टीज ने रूल करा जो है क्षत्रिय नहीं थे। तो अब यहाँ पे बात करी जाएगी सबसे पहले मौर्यास के बारे में। तो मौर्यास ने रूल करा। मौर्यास को लेकर के 2 केसेस देखने को मिलते हैं। अगर बात करें बुद्धिस्ट टेक्स्ट की, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट सजेस्ट करते हैं कि मौर्यास जो थे वो ब्राह्मण थे। ओके, सॉरी वर्ड क्षत्रियास, सॉरी जस्ट वेट। यहाँ पे मौर्यास के बारे में बताया गया है कि जो मौर्यास थे, अगर वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट की माने तो उन्होंने कहा कि मौर्यास जो है वो क्षत्रिय थे, बट ब्राह्मिकल टेक्स्ट जो है वो उनको लो ऑरिजिन के बताते। लो ऑरिजिन मतलब कि वो क्षत्रिय नहीं थे, यानी वो वैश्य या शूद्र कैटेगरी में आते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उन्हें क्षत्रिय माना जाता है मौर्यास को, और ब्राह्मिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उन्हें लोअर ऑरिजिन का माना जाता है। फिर इनके बाद जो दूसरी रूलिंग लाइनेज आई वो थी शुंगास की। शुंगास एंड कन्वास, ये दोनों जो है इमीडिएट सक्सेसर थे मौर्य, यानी मौर्यास के बाद जो है वो आते हैं शुंगास एंड कन्वास। तो ये जो रूलर्स थे ये जो है ब्राह्मण्स थे। ठीक है, ये ब्राह्मण्स थे। तो ब्राह्मण को भी रूल करने की अथॉरिटी नहीं दी गई थी शास्त्र में, केवल क्षत्रिय रूल कर सकते थे। तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ से जो है यहाँ तक का कि इनफैक्ट पॉलिटिकल पावर वॉज इफेक्टिवली ओपन टू एनीवन who could muster support and resources and rarely depend on birth as a क्षत्रिय। ठीक है, अब कह रहा है जो पॉलिटिकल अथॉरिटी थी यानी जो किंग बनते थे वो वही बनते थे जिनका रिसोर्सेज के ऊपर और पब्लिक का सपोर्ट होता था, यानी जिनके पास पावर होती थी और जिनके पास रिसोर्सेज होते थे वही किंग बनते थे। बर्थ के बेसिस पे क्षत्रियास का किंग बनना बहुत रेयर था, यानी कभी कहीं कहीं देखने को मिलते थे कि जो है क्षत्रिय थे तभी किंग बन पाए। और लेकिन ये जो मौर्यास हैं, जो ये शुंगास हैं, क्योंकि ये क्षत्रिय तो थे नहीं लेकिन इनके पास पावर थी, इनके पास रिसोर्सेज थे, दैट इज़ वाई दे बिकम अ किंग। तो ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि पावर एंड सपोर्ट एंड रिसोर्सेज मैटर करता है, आपका बर्थ जो है वो मैटर नहीं करता है। ओके, अब आ जाते हैं शाकास के बारे में। यहाँ पे दिया शाकास को जो है मलिक्ष जो है वो कहा जाता था बाय द ब्राह्मण। ये सेंट्रल एशिया से आए हुए थे, सेंट्रल एशिया के ऑरिजिन के पीपल को ब्राह्मण जो है वो मलिक्ष या बारबेरियन या आउटसाइडर जो है उनको कंसीडर करते थे।
अब काफ़ी माने जाने जो है रूलर हैं रुद्रदमन। ओके, रुद्रदमन जो है ये साका रूलर है और साकास को क्या कहा जाता था? मलिक्ष कहा जाता था। तो इन्होंने जो है रीबिल्ड करवाया था सुदर्शन लेक को। दिस सजेस्टेड दैट पावरफुल मलिक्षास वर फैमिलियर विद द सांस्कृतिक ट्रेडिशन, यानी इन्होंने सुदर्शन लेक को बनवाया था। सुदर्शन लेक जो है वो मयुराज के द्वारा बनाई गई थी, बाद में स्टॉर्म या एक तूफान की वजह से ये टूट जाती है, जिसको दोबारा से बिल्ड करवाया जाता है जो है रुद्रदमन के द्वारा, जो कि साका रूलर थे। और इनको जो है आउटसाइडर या मतलब थोड़ा लोअर लेवल का जो इनको कंसीडर करा जाता था। बट बाद में पता चलता है कि जो पावरफुल मलिच्छास थे, यानी भले वो आउटसाइडर थे लेकिन वो सांस्कृतिक ट्रेडिशन से फैमिलियर थे, क्योंकि यहाँ पे सुदर्शन जो लेक है इसकी इंपॉर्टेंस सांस्कृतिक टेक्स्ट से जो है वो जोड़ी जाती है। अब दिया हुआ है कि इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू बी बेस्ट नोन रूलर ऑफ सत्यवाना डायनेस्टी गौतमी पुता श्री सताकनी। Okay, claim to be the both unique Brahmin and destroyer of pride of Kshatriyas. Okay, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जो गौतमी पुता श्री शताकनी एक रूलर हैं सत्यवाना डायनेस्टी के, एंड सत्यवाना डायनेस्टी जो है वो ब्राह्मण की डायनेस्टी थी। तो इन्होंने अपने आप को एक यूनिक ब्राह्मण कहा और इन्होंने कहा कि मैं जो है जो क्षत्रियाज हैं कि यही किंग बन सकते हैं, उनके प्राइड को मैं जो है डिस्ट्रॉय करूँगा, यानी मैं भी एक अच्छा रूलर बन के दिखाऊंगा कि और उन्होंने ये भी कहा कि केवल क्षत्रियाज जो है वो किंग नहीं बन सकते। अब आता है कि वहाँ पे कोई भी इंटर कास्ट मैरिज नहीं होती थी। ओके, इंटर मैरिजेस नहीं होती, यानी एक कास्ट जो है दूसरे कास्ट से मैरिज नहीं कर सकती थी। अगर ब्राह्मण है तो उन्हें ब्राह्मण जो है कास्ट में ही मैरिज करनी होती थी, और अगर क्षत्रियाज है तो क्षत्रियाज में। बट जो सत्यवाना रूलर गौतमीपुत्र श्री शताकनी थे, उन्होंने मैरिज करी थी रुद्र दमन के साथ जो है, जो कि साका रूलर था, लोअर ऑरिजिन का था, दूसरे कास्ट का था, बट उनके साथ उन्होंने मैरिज अलायंसेस बनाए। तो इस तरीके से बहुत सारे जो ब्राह्मिकल नाम थे उनको तोड़ा गया। ठीक है, द सत्यवानास क्लेम टू बी ब्राह्मण वेयर एज अकॉर्डिंग टू ब्राह्मण किंग गॉट टू बी हैव क्षत्रियास। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि सत्यवाना खुद को क्लेम करते थे कि सत्यवानास जो है वो क्या है, वो ब्राह्मण है, बट ब्राह्मण की अगर माने तो ब्राह्मण के अकॉर्डिंग केवल क्षत्रिय किंग हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अब आती है जाति एंड सोशल मोबिलिटी। ओके, देयर वर कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिफ्लेक्टेड इन अनदर टर्म यूज इन द टेक्स्ट टू सोशल कैटेगरी जाति। इन ब्राह्मणिकल थ्योरी जाति लाइक वर्णा वॉज बेस्ड ऑन बर्थ, यानी जाति भी जो है वो क्या होती थी, वो बर्थ पर बेस्ड। जैसे हमने देखा जो हमारी वर्णास है, जो हमारी कास्ट है, वो हमारे जन्म पर डिपेंड होती है। एज इट इज़ जो हमारी जाति है वो भी हमारी बर्थ पर डिपेंड होती थी। लेकिन एक डिफरेंस है जाति और जो है वर्णा को लेकर के, दैट वरना केवल 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बट जो जाति थी वो सेवरल, बहुत सारी हो सकती थी जाति। ठीक है, तो ब्राह्मण जो अदर लोगों से इनकाउंटर इनका होता था, जो दूसरे कुछ अलग ऑक्यूपेशन करते थे और जो ऑक्यूपेशन चारों वर्णास में फिट नहीं बैठते थे, तो उन्हें वो जाति बना देते थे, यानी ब्राह्मण उन्हें जाति में डिवाइड कर देते थे और वर्णास में नहीं लेते थे। जैसे हम बात करें निषाद की। ओके, निषाद एक टाइप ऑफ जाति थी। जो ब्लैक स्मिथ, जो सुवर्णकार थे, गोल्ड स्मिथ थे, ब्लैक स्मिथ थे, और जो श्रेणीज थे यानी जो गिल्ड वगैरह थे, जो ट्रेड वगैरह देखते थे, क्लॉथिंग टेक्सचर वगैरह को लेकर के काम करते थे, और टेक्सटाइल वगैरह को लेकर के, तो उन्हें जो है यहाँ पे उनको जाति बताया गया। और वर्णास जो थे उनकी ऑक्यूपेशन फिक्स थे, और वो चीज़ें हमने आगे पढ़ ली हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है एक एग्जाम्पल, यहाँ पे दिया हुआ है थोड़ा सा, हाँ, फाउंड इन मंदसौर। ओके, इंटरेस्टिंग स्टोन इंस्क्रिप्शन, एक स्टोन इंस्क्रिप्शन जो है वो मिला हुआ है मंदसौर, मध्य प्रदेश का एक रीजन है। रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑफ गिल्ड सी वर्कर वीवर्स। एक गिल्ड था, गिल्ड यानी श्रेणीज, जो सिल्क की वीविंग करते हैं, यानी सिल्क को जो है वो बनाने का काम करते हैं। ठीक है, हु ओरिजिनली लिविंग इन लाता गुजरात। देखो, जो ये सिल्क वीवर्स हैं ये गुजरात में रहते थे। ठीक है, बट वहाँ उस टाइम पे क्या होता था कि कुछ चीज़ें होती थी कि लोग अपनी एक बेटर लाइफ के लिए जो है, एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और अच्छे तरीके से रहने के लिए जो है अपने प्लेस को बदल देते थे। तो वो वहाँ से माइग्रेट करके मंदसौर मध्य प्रदेश में आए थे, यानी पहले वो सिल्क वीवर जो थे वो रहते थे लता गुजरात में, बट अभी वो मंदसौर मध्य प्रदेश में आ जाते हैं वहाँ से माइग्रेट करके, जिसको आज के टाइम पे जो है दासपुर के नाम से जाना जाता है। ओके, यहाँ पे इन्होंने जो है सन टेम्पल के लिए जो है बहुत सारे एक नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट करे, बहुत सारे पैसे दिए, तो कलेक्टिवली ये जो है वहाँ पे काम करते थे, बहुत सारे काम जो गिल्ड्स थे वो एक साथ मिल करके किया करते थे। अब आता है बियॉन्ड द 4 वर्नास इंटीग्रेशन, यानी जो चारों वर्नास थे उनके बियॉन्ड, उनके बाद जो है क्या क्या इंटीग्रेशन देखने को मिलते हैं। अब एकलव्य की बात करें तो एकलव्य जो है वो निषाद डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ओके, एकलव्य के बारे में आपने सुना होगा, काफ़ी रिनॉन जो है वो डिसिपल माने जाते हैं, जो है जो कि सॉरी, जो एक सेकेंड जस्ट वेट,
द्रोणाचार्य के जो है काफ़ी बहुत माने जाने जो है डिसिपल वो माने जाते हैं एकलव्य। ओके, तो इनके बारे में यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं कि एकलव्य जो है वो निषाद जो है जाति से बिलोंग करते थे। और बहुत सारी जो सांस्कृतिक टेक्स्ट थे उनमें बताया गया कि जो लोग जंगल में रहते थे, फॉरेस्ट में जो लोग रहते थे, उनको अनसिविलाइज माना जाता था। ओके, उनको एनिमल लाइक माना जाता था, और मतलब उनको एक तरीके से बहुत ज़्यादा रूलर देखा जाता, उन लोगों को कंसीडर किया जाता था। इन सम इंस्टांसेस उनको जो है मलिक्षा वगैरह कह के भी इंडिकेट किया जाता था। ओके, अब आते हैं बियॉन्ड द फोर वर्नास, सबॉर्डिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। अब फोर वर्नास के बाद क्या क्या चीज़ें होती थी वो देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि देखो अनटचेबल्स भी कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग होते थे सोसाइटी के, जब वो किसी रिचुअल को फॉलो करते थे, किसी तरीके की जो है पूजा वगैरह करते थे, या जो है फास्ट पे रहते थे, तो उस टाइम पे वो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्योर मानते थे, और अपनी चीज़ों को मतलब जैसे होता नहीं है कि जब घरों में औरतें व्रत रहती हैं तो हर चीज़ को साफ़ सुथरा वो यूज़ करती हैं, किसी के द्वारा टच करी गई चीज़ों को नहीं लेती हैं, तो इस तरह मतलब जूठा वगैरह नहीं लगाती हैं, तो इस तरीके की चीज़ें होती थी। तो एक जो है जाति होती थी अनटचेबल्स की। तो अनटचेबल को जब ये जो लोग जो पूजा करते थे या किसी रिचुअल को परफॉर्म करते थे, तो उस टाइम पे वो अनटचेबल को यानी उनको देखना नहीं चाहते थे, अगर देख लेते तो उसे पाप माना जाता था। ओके, तो वहाँ पे एक साफ कंट्रास्ट है। ठीक है, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी थी सोसाइटी में जिनको बहुत पॉल्यूटिंग माना जाता था, जैसे जो है डेड एनिमल जो होते हैं उनको जो आते हैं गाँव में, आप अगर रूरल एरिया से बिलोंग करेंगे, तो जब काऊ वगैरह की डेथ हो जाती है तो बहुत सारे लोग आते हैं और उसको लेकर के जाते हैं। तो वो कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो इस तरीके की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, जिनको बहुत पोल्यूटिंग माना जाता है उन एक्टिविटीज़ को। जैसे कॉप्स को हैंडल करना, यानी डेड बॉडीज़ को उठाना, उनको जो है किनारे ले जाना, और डेड एनिमल्स को उनके चमड़े वगैरह निकालना, तो ये सब काम जो करते थे उन्हें बहुत पोल्यूटिंग माना जाता था। एंड ये सारी चीज़ें उन्हें जो है एक वर्ड दिया गया है यहाँ पे चांडाल नाम से, जो है उनको इंडिकेट किया जाता था। ओके, तो मनुस्मृति है जहाँ पे इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में 1 मार्कर, कि जो चांडाल हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ दी गई है, तो वो मनुस्मृति में जो है वो दी गई है। इनकी कुछ ड्यूटीज़ भी बताई गई हैं। अब यहाँ पे दिया गया है कि ये जो चांडाल्स होते थे ये लीव करते थे आउटसाइड द विलेज, यानी ये विलेज से बाहर रहते थे। ओके, और ये डिस्कार्डेड यूटेंसिल, यानी जो घरों से टूटे फूटे जो बर्तन फेंके जाते थे या दे दिए जाते थे, उनका प्रयोग करते थे। गाँव से बाहर रहते थे, उनका प्रयोग करते थे। क्लॉथ जो वियर करते थे वो किसी डेड व्यक्ति का, यानी जब कोई मर जाता था तो उसके कपड़े इन लोगों को दे दिए जाते, और उन्हीं के कपड़े पहनते थे ये लोग, जो चांडाल्स होते थे। गाँव के बाहर रहते थे और टूटे फूटे बर्तन का यूज़ करते थे। और जो ये लोग ऑर्नामेंट्स जो वेयर करते थे, जो लोग गहने पहनते हैं, वो भी आयरन के होते हैं। तो आपको पता है आयरन वगैरह के गहने को बहुत ज़्यादा मतलब बुरा माना जाता है, उसको कोई भी वेयर नहीं करता। ओके, अब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। अब क्या है कि इनको नाइट वगैरह में जो है ये वॉक नहीं कर सकते थे, विलेज में आ नहीं सकते थे, और जब भी ये व्हील रोड पे निकलते थे, स्ट्रीट पे, तो इनको क्लैपिंग करते हुए निकलना पड़ता था, ताकि लोग जो है, क्योंकि इनको अवॉइड करते थे शी करने, लोग इनको देखना नहीं चाहते थे, तो इसीलिए इनको क्लैपिंग करना पड़ता था, और जब क्लैपिंग की आवाज़ सुनाई देती थी तो लोग घर में चले जाते थे, ताकि ये वहाँ से पास हो जाए, तब लोग जो है उसके लिए बाहर निकले। अब 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं यहाँ पे। एक है यहाँ पे फाजियान के बारे में। फाजियान जो है ये एक चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क है, जिन्होंने 5th सेंचुरी सीई में जो है इन्होंने हमारे इंडिया को विज़िट करा, और उन्होंने बताया अनटचेबल्स की कंडीशन के बारे में। उन्होंने बताया कि ये जो है स्ट्रीट पर जब वॉक करते थे तो इनको क्लैपिंग करनी पड़ती थी, क्योंकि लोग अवॉइड करते थे इनको देखने से। फिर एट द सेम टाइम एक दूसरे आते हैं चाइनीज़ पिलग्रिमेज, जिनका नाम था ज़ुआंग-ज़ैंग। ये 7th सेंचुरी में आते हैं, और इन्होंने बताया कि ये जो लोग थे इनको एग्जीक्यूशन, यानी इनको जल्लाद कहा जाता था, और ये जो है गाँव के बाहर रहते थे। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन इनके बारे में जो है वो दी गई है। अब बात कर लेते हैं बियॉन्ड द बर्थ रिसोर्सेज एंड स्टेटस। ओके, बर्थ के बियॉन्ड क्या रिसोर्सेज थे और क्या जो है उनके स्टेटस हुआ करते थे। ओके, अब दिया जेंडर एसेस टू प्रॉपर्टी, जो टॉपिक है यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन खास नहीं दी गई है। जेंडर एसेस टू प्रॉपर्टी, तो हमने देखा कि जो डॉटर होती थी, जो वुमेन होती थी, उनकी किसी भी प्रकार की एसेस प्रॉपर्टी पर नहीं होती थी, यानी वो उनकी पहुँच प्रॉपर्टी तक नहीं होती थी। उनके पास बस एक सिंगल चीज़ होती थी, दैट इज़ द स्त्री धन। ठीक है, आपको बताएं कि स्त्री धन जो है उसको बोला जाता है, एंड वही जो एक उनकी प्रॉपर्टी होती थी, उसके अलावा उनके पास और किसी भी चीज़ को होल्ड करने का राइट जो है वो नहीं होता था। एट द टाइम ऑफ जब उनकी मैरिज होती थी तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें दी जाती थी, उनके फादर के द्वारा, उनके रिलेटिव्स के द्वारा, और उनके जो है भाई वगैरह ब्रदर्स के द्वारा। तो उन्हीं चीज़ों पर उन वुमेन का मोस्टली क्लेम होता था, प्रॉपर्टी पर क्लेम नहीं होता था। ठीक है,
अब मनुस्मृति की बात करें अगर हम, तो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग जब फादर की डेथ हो जाती थी या जब फादर बुढ़े हो जाते थे, तो अपनी प्रॉपर्टीज़ को अपने सन के मतलब एमंग जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे इक्वल शेयर में। बट जो इल्डेस्ट होता था, जो सबसे बड़े सन जो उनका सबसे बड़ा होता था, उसको कुछ एक स्पेशल शेयर दे दिया जाता था। ठीक है, मतलब उनको थोड़ा ज़्यादा दे दिया जाता था क्योंकि वो बड़े थे। ठीक है, एंड वुमेन जो होती थी, उनकी जो डॉटर होती थी, उनका अपने फादर की प्रॉपर्टी पर कोई भी क्लेम नहीं होता था। उनका क्लेम केवल स्त्री धन पर होता था, जो मैंने आपको बताया कि वो कैसे उसको लेती थी। और स्त्री धन जो है वो उनके बाद जो है फिर उनके जो उनके बच्चे हैं उनके पास वो ट्रांसफ़र हो जाता था। उस पे हस्बैंड का कोई भी क्लेम नहीं होता था। ऑब्वियसली जो वैल्यूएबल चीज़ें होती थी, जैसे कोई जो गहने होते थे और भी चीज़ें, उनको भी अगर होल्ड करती थी वुमेन, तो वो अपने हस्बैंड की परमिशन पर ही कर पाती थी। अब बात करें वकात का क्वीन प्रभावती गुप्ता की, तो ये आपको मोस्ट ऑफ टाइम देखने को मिलेंगी। इनका एक्सेप्शन देखने को बार बार मिल रहा है कि इनके पास जो है प्रॉपर्टी होल्ड करने का राइट था या इन्होंने होल्ड करा था। तो ऐसा कंसीडर किया जाता है कि हो सकता है कि जो इलाइट्स थे, जो रूलिंग इलाइट्स थे, वहाँ पर ये ब्राह्मिकल जो नॉर्म्स हैं उनको ना फॉलो किया जाता हो, क्योंकि हमने बहुत सारे इंस्टांसेस में देखा ब्राह्मिकल नॉर्म तोड़े गए। सत्यवाना किंग ब्राह्मण थे, बट वो जो है किंग बन गए, जबकि ब्राह्मण के अकॉर्डिंग किंग केवल क्षत्रिय बन सकते हैं। फिर जो है इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज कर ली, जो कि अलाउड नहीं है ब्राह्मण्स के अकॉर्डिंग। फिर अपने गोत्रास को लीव करना था, जो कि गौतमी वगैरह ने नहीं किया। तो ये कुछ नंबर ऑफ चीज़ें जो है वो दी गई हैं, जिनसे पता चलता है कि ब्राह्मिकल नॉर्म्स को रूलिंग एलाइट में तो परफॉर्म नहीं किया जाता था, या किया जाता था तो बहुत कम लेवल पर किया जाता है। वरना एसेस टू प्रॉपर्टी, अभी हमने देखा जेंडर में कि वुमेन एंड मैन में कौन प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है। अब वरना में यानी जाति जो कास्ट थी, उनमें कौन होल्ड कर सकता था। तो जो ब्राह्मण थे और जो क्षत्रिय थे, ये अपर पर रहते थे, अपर हायरार्की में थे। तो इनके पास ऑब्वियसली ये काफ़ी ज़्यादा वेल्दी होते थे इन कंपैरिजन विद शूद्रास एंड वैश्यास। ओके, इनके पास जो है प्रॉपर्टीज़ भी होती थी। बट अगर कुछ इंस्टांसेस की देखें तो ब्राह्मण्स भी जो है वो पुअर मिले, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल मिले जहाँ पे ब्राह्मण जो है वो जो है मतलब बेगिंग करते थे, भीख वगैरह मांगते थे। ऐसे काम भी उनको करते हुए मिले हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और ज़्यादातर जो लैंड जो प्रॉपर्टी होती थी वो क्षत्रियास के हाथ में होती थी, क्योंकि उन्हीं वही जो है किंग होते थे, पूरी प्रॉपर्टी और सारे रिसोर्सेज वो क्षत्रियास से ही बिलोंग करते थे। अब बुद्धिस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, तो बुद्धिस्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर जो हमारा ऑक्यूपेशन है या जो हमारा स्टेटस है सोसाइटी में, वो हमारे कर्म को लेकर के, यानी जो हम कर्मा कर रहे हैं अपना, उसके आधार पर हमारा स्टेटस बनना चाहिए, ना कि हमारी बर्थ के आधार पर। यानी ब्राह्मण्स के अकॉर्डिंग जिस फैमिली में आप बर्थ ले रहे हो, आपको वो स्टेटस मिलेगा। और बुद्धिस्ट के अकॉर्डिंग कि आप जो है आपका जो कर्म है, आप जो काम कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वहाँ पे जो है आपका स्टेटस डिफाइन होगा। तो इन कंपैरिजन अगर देखें तो कर्म जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दैन बर्थ, क्योंकि हम किसी के स्टेटस को उसके बर्थ से डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, अब आते हैं 4.3 पे, दैट इज एन अल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो शेयरिंग वेल्थ। ओके, वेल्थ शेयर करने की क्या चीज़ें दी हैं, तो यहाँ पे क्या एक तमिलकम, जो कि तमिल कंट्रीज़ को कहा जाता है, तमिलकम नाम से जाना जाता है, वहाँ पे ये एक आइडिया बहुत ज़्यादा चेरिश होता था कि जो बार्ड्स होते थे, अब बात कर लेते हैं बार्ड्स कौन होते हैं। देखो, बार्ड्स जो है ये होते थे वो लोग जो अपने किंग के, अपने जो उनके जो बड़े लोग होते थे उनकी कहानियाँ लिखते थे, उनकी वीरता की कहानियाँ लिखते थे, उनके बारे में जो है अपने नॉवेल्स के बारे में स्टोरीज़ लिखते थे। उनके जो पराक्रम को वो देखते थे वॉर में, या फिर रूलर जो रूल करते थे उसके टाइम पे जो चीज़ें वो देखते थे, उसे बार्ड्स लिखते थे। और उसके बाद जो नॉवेल्स होते थे वो अपनी प्रॉपर्टी को या अपने कुछ वेल्थ को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे इन बार्ड्स के बीच में। ठीक है, इन बार्ड्स को जो है वो प्रॉपर्टीज़ को दे देते थे। तो ये कुछ इंस्टांसेस में देखने को जो है वो मिला हुआ है। कुछ पोएट्स होते थे जो अपने किंग के बारे में उनकी वीरता की कविताएं लिखते थे, वो भी इसमें कंसीडर करे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक आपको इमेज दिखाई गई है जहाँ पे ये जो है नॉबल है और ये जो है एक बार्ड है जिसके ऊपर जो है ये हाथ रखे हुए हैं, जिनको चैरिटी दिखाया गया है कि वो उनके ऊपर जो है वो दया कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाता है हमारा एक्सप्लेनिंग सोशल डिफेंसेस। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सोशल डिफेंसेस को कैसे एक्सप्लेन किया गया है। तो सुत्त पिताका की माने, सुत्त पिताका जो है वो बुद्धिस्ट एक जो है त्रिपिटक का पार्ट है। ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में, जो बुद्धिस्ट चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे बस एक लिटरली मैं आपको बता दे रही हूँ कि सुत्त पिताका जो थी उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि जब ह्यूमन बीइंग्स हैं वो बॉडीली फॉर्म में नहीं आए थे, यानी जब वो धरती पर नहीं आए थे, उसके पहले जो प्लांट थे, जो एनिमल्स थे, वो इन्वायरमेंट से उतना ही लेते थे जितना उनके जीने के लिए अप्रोप्रिएट होता था। यानी वो फालतू का जो है वो एक्सटिंक्शन रिसोर्सेज का नहीं करते थे। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। बट वो कहते हैं कि जब यहाँ पे जब ह्यूमन जो है वो ग्रेजुअली आ गए, तो उन्होंने अर्थ को जो है डिटोट्रिएट कर
करना शुरू किया, यानी अर्थ को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, इनके रिसोर्सेज को, इनको डिसीटफुल यानी बहुत ज़्यादा छल करके जो है जो एनिमल हैं उनको किल करना, प्लांट को कट करना, रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय करना, ये सारे काम जो है वो ह्यूमन के आने के बाद जो है वो स्टार्ट हो गए। और इसके पहले जो है जब लोग रहते थे तो बहुत ज़्यादा शांति, पीसफुली एंड कलेक्टिवली जो है वो रहते थे। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है महासमत्ता का। ओके, महासमत्ता, और इसके पहले जो चैप्टर्स में था धम्मा महामत्ता। तो महामत्ता जो थी वो बुद्धिस्ट की जो टेक्स्ट में दी गई बातें होती थी धम्मा वगैरह को प्रोपागेट करते थे। अब महासमत्ता कौन थे? वो ग्रेट इलेक्ट होते थे, यानी इनको लोगों के द्वारा जो है इलेक्ट करा जाता था महासमत्ता को, और ये ऐसे लोगों को पनिश करते थे, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करते थे और उनको पनिश करते थे जो सोसाइटी में इविल फैलाते थे, जो डिसीटफुल रहते थे लोगों के लिए, जानवर को मारते थे, पेड़ों की कटाई करते थे, उनको जो है महासमत्ता जो है वो पनिश करते थे और इन्हें लोगों के द्वारा अपॉइंट किया जाता था। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो सजेस्ट करता है दैट किंग थे जो अपनी ड्यूटी देते थे और जो लोग किंग को टैक्सेस देते थे। तो यहाँ पे बताया गया कि जो लोग किंग को टैक्स देते थे वो किंग को पेमेंट करते थे किंग की सर्विसेज के लिए, यानी जो किंग उनको रूल कर रहे हैं वो एक तरीके से अपने जो है उनकी जो सब्जेक्ट है, जो उनकी प्रजा है उसका काम कर रहे हैं किंग, और उसके बदले में प्रजा उन्हें सैलरी देती है एज अ जो है टैक्स। ओके, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद जो है इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया गया है कि वहाँ पे जो है मतलब ज़्यादातर चीज़ें जो है वो लोगों को इन्वॉल्व कर कलेक्टिवली चीज़ों को किया जाता था, लोगों को इन्वॉल्व करके किया जाता था। ऐसा नहीं था कि किंग की जो है पूरी अथॉरिटी चलती थी, कि किंग अपने आप से सारी चीज़ें जो है वो करती थी, नहीं, वहाँ पे लोकल पॉपुलेशन की भी बहुत ज़्यादा इज्जत होती थी। हैंडलिंग टेस्ट, हिस्टोरियन एंड द महाभारत। अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, कुछ खास चीज़ें जो है वो नहीं दी गई हैं। एंड दे ट्राई टू असर्टेन पॉसिबल डेट एंड द प्लेस वेयर दे हैड बीन कंपोज। अब यहाँ पे मेनली बताया गया है कि जो मतलब टेक्स्ट को लोग जो है जब उनको मिला वो टेक्स्ट, जो स्कॉलर वगैरह थे उन्होंने इनको स्टडी करा, प्रिस्ट वगैरह, इलाइट वगैरह जिन्होंने इसको लिखा था। ओके, तो उसके बारे में यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं। अब बात करी गई है प्रकृत, पाली और तमिल। ठीक है, प्रकृत, पाली और तमिल ये कुछ लोकल लैंग्वेजेस होती थी जो वहाँ पे यूज़ करी जाती थी। बट जो संस्कृत लैंग्वेज होती थी ये जो है इलाइट और पृष्ठ यूज़ करते थे, यानी जो बड़े लोग होते थे वही संस्कृत लैंग्वेज का प्रयोग करते थे। बाकी जो लोकल लैंग्वेजेस थी जैसे पाली और प्राकृत और संस्कृत, सॉरी तमिल, ये लैंग्वेजेस जो है वो ऑब्वियसली सब लोग जो है वो बोला करते थे। ओके, तो ये यहाँ तक का हमारा हो गया। अब बात करते हैं हम लैंग्वेज एंड कंटेंट की। ठीक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पैसेज को समझने के लिए यहाँ पे है डिडैक्टिक और नरेटिक पोर्शन। देखो जो है महाभारत था वो वर्जन में बहुत सारी चीज़ें जो है वो दी गई थी। ठीक है, जैसे द वर्जन ऑफ महाभारत हैव बीन कंसिडरिंग इज इन संस्कृत, ऑल्दो देयर वर वर्जन इन अदर लैंग्वेजेस एज वेल। देखो पहले संस्कृत में था, बाद में तमिल, तेलुगु और प्राकृत, पाली, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस में टेक्स्ट को जो है कंपोज कर लिया गया। ओके, संस्कृत यूज टू महाभारता फॉर सिमिलर देन वेदास और प्रशस्तीज डिस्कस इन चैप्टर। ओके, जो महाभारत में जो संस्कृत जो है वो यूज़ करी गई है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है देन वेदास, यानी जो वेदास में संस्कृत है वो बहुत हार्ड है, बट जो महाभारत में यूज़ करी गई उसमें कुछ हिंदी वर्ड के टर्म्स भी हैं, कुछ लोकल लैंग्वेज के टर्म्स भी हैं, तो उनको समझना काफ़ी ज़्यादा आसान है। ओके, अब इनके कंटेंट की बात करें, कंटेंट कैसे लिखे जाते थे, तो जो कंटेंट होते थे वो दो पार्ट में डिवाइडेड होते थे। जस्ट वेट, दो पार्ट में वो डिवाइडेड होते थे, एक होते थे डिडैक्टिक पोर्शन, ओके, और एक होता था नरेटिव पोर्शन। ओके, डिडैक्टिक पोर्शन यहाँ पे दिया है समथिंग दैट मीन फॉर पर्पजेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे कि ऐसा कर सोसाइटी में जो है ये चीज़ें करनी है, ये नहीं करना है, इस कास्ट से हो आप तो आपको ये चीज़ें परफॉर्म करनी है, ये जो इंस्ट्रक्शन इस तरीके से दिए जाते थे वो डिडैक्टिक में आते थे। और नरेटिव में जो है कहानियाँ दी होती थी कि जिन लोगों ने उनको परफॉर्म नहीं किया उनको कैसे सोशली एक्सक्लूड कर लिया गया, या फिर कुछ ऐसी कहानियाँ बताई जाती थी जिससे हम समझते थे कि जो ब्राह्मण के द्वारा बताए गए लॉज को नहीं फॉलो करते थे उनको भगवान कैसे दंड देते थे। ये सब चीज़ें जो है वो नरेटिव में, नरेटिव मतलब होता है सीधा कहानी मॉडल, एंड जो डिडैक्टिक होता है वो इंस्ट्रक्शन वगैरह उसमें जो है वो दिए गए थे। बट हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे दिया गया है कि इनको जो है क्लियर कट कोई डिवीजन नहीं था। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं था कि हाँ, कई बार जो है डिडैक्टिक पोर्शन में स्टोरीज भी मिल जाती थी और नरेटिव पोर्शन में जो है वो नॉर्म्स भी मिल जाते, यानी कोई क्लियर कट डिवीजन जो है वो देखने को नहीं मिला, दोनों ही चीज़ें आपस में एग्जिस्ट करती थी। अब यहाँ पे दिया है हिस्ट्री का क्या मतलब होता है, तो हिस्ट्री मतलब इतिहास, इतिहास मीन्स दस इट वॉज, यानी इसलिए ऐसा था, इस तरीके की जो मीनिंग है वो हिस्ट्री या इतिहास को इंडिकेट करी जाती है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि इतिहास का क्या मतलब होता है, तो सीधा सीधा मतलब है दस इट वॉज। ओके, अब बात करते हैं ऑथर्स एंड डेट की, यानी महाभारत जो है वो किस डेट पर लिखा गया, क्या टाइम पीरियड था और इसको लिखने वाले कौन थे। ओके, अब यहाँ पे दिया गया है श्रुतास के बारे में। श्रुतास कौन है? श्रुतास जो है वो चैरियोटस है।
चैरियोटियर्स कौन होते हैं? देखो, चैरियोटियर बार्ड्स जो होते थे ये वो होते थे जो किंग के रथ को लीड करते थे फील्ड में, वॉरफेयर की फील्ड में। जब बैटल होती थी तो मैदान में जो है किंग के साथ उनके चैरियोटियर बार्ड्स भी जाते थे। तो वो देखते थे कि उनके किंग कितने ब्रावली जो है वो फाइट करते थे, कितने वल्योर होते थे वो, और किस तरीके से वो लड़ते थे। और बाद में जब युद्ध खत्म हो जाता था तो वो पब्लिकली उन चीज़ों को ओरली लोगों को बताते थे, जो एज अ कहानी लोगों को बताते थे कि किस तरीके से किंग उनके जो है कितने पावरफुल है, कितने अच्छे से उन्होंने लड़ाई लड़ी। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो सुताज बताते थे, यानी ये विक्टिम सॉरी, ये जो है टेस्टिमनीज इनके पास होती थी, ये अपनी आई विटनेस होती थी, जहाँ पे ये खुद से उन चीज़ों को देखते थे, अपने किंग की अचीवमेंट्स और उनकी विक्ट्रीज को देखते थे। ओके, अब फिफ्थ जो है, 5th सेंचुरी बीसी से ब्राह्मण्स जो है इन्हीं स्टोरीज को, जो ये सुताज यानी चैरियोटर बार्ड्स बताते थे, इन्हीं स्टोरीज को वो कमिटेड टू राइटिंग, यानी उनको उन्होंने लिखना शुरू कर दिया ब्राह्मण्स ने, और इसको जो है महाभारत का फॉर्म दे दिया गया। ओके, अब यहाँ पे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे बात कर लेते हैं 200 बीसी से 200 सी के बीच में जो है क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस टेक्स्ट में देखने को मिलते हैं। जो वर्शिप थी विष्णु भगवान की यानी लॉर्ड कृष्णा की, वो जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है इन रीजन में। और आपको पता है कि जो महाभारत के टाइम पे कृष्ण भगवान जो थे वो एग्जिस्ट भी करते थे, वो उस टाइम पे थे, अगर हम महाभारत देखें तो वहाँ पे हमें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। फिर 200 से 400 बीसी के बीच में जो डिडैक्टिक पोर्शन थे, जो मनुस्मृति थी, इनमें बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया गया, और लगभग 10,000 जो वर्सेस थी, यानी जो श्लोक वगैरह दिए गए थे महाभारत में, वो बढ़ करके 200 से 400 बीसी के बीच में 1 लाख वर्सेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो रियल ऑथर माना जाता है महाभारत का वो थे व्यास, यानी वेद व्यास जो थे उनको जो है ऑथर माना जाता है रियल, जो है वो महाभारत का। ओके, तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको दी गई थी। अब लिखा है कि द सर्च फॉर कॉन्वर्जेंस। ओके, अब रियलिटी की सर्च के बारे में हम देखते हैं। तो जो महाभारत है वो काफ़ी विविड डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, पैलेसेस के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, बैटल के बारे में, सेटलमेंट्स के बारे में, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। अब यहाँ पे एक जो है बीबी लाल जो है एक एग्जाकवेटर हैं, जिनके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट भी हैं ये, इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि इन्होंने एक सिटी को खोदा, दैट वाज हस्तिनापुर। ओके, आपको पता है हस्तिनापुर बहुत मानी जानी सिटी थी महाभारत के टाइम पे, जिसके लिए झगड़ा हुआ था उसके किंग बनने के लिए, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश के रीजन में लाई करती है। ओके, तो इसकी उन्होंने खुदाई करी, जो गंगा डोआब के अपर पोर्शन पर जो है लोकेट करती है, और अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मिली। ओके, तो यहाँ पे आपको बताया गया कि लाल फाउंड एविडेंसेस ऑफ, ओके, लाल फाउंड एविडेंसेस ऑफ 5 ऑक्यूपेशनल लेवल, यानी 5 प्रकार के ऑक्यूपेशनल लेवल के एविडेंसेस जो है वो उन्हें मिलते हैं, जिनमें से जो सेकेंड एंड थर्ड जो ऑक्यूपेशन था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, एंड वो उन्होंने इंपॉर्टेंट समझा, जिसके बारे में बुक में दिया गया। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि लाल नोटेड दैट, यानी बीबी लाल ने नोट किया दैट सेकेंड फेज में, जो कि स्टार्ट होता है 12th से 7th बीसी के बीच का जो सेकेंड फेज था, उसके बारे में बताया गया है। विद इन द लिमिटेड एरिया एग्जाकवेटेड, यानी कुछ लिमिटेड एरिया को ही एग्जाकवेट किया गया। नो डेफिनेट प्लान ऑफ हाउसेज वर ऑब्टेन्ड, यानी घरों को बनाने के लिए कोई प्लान नहीं बनाया जाता था। जैसे हमने पढ़ा था हड़प्पा में पहले प्लानिंग होती थी, प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते थे, फिर उनके ऊपर घर बनाए जाते थे। बट हस्तिनापुर में जो सेकेंड फेज मिलता है 12th से 7 बीसी का, वहाँ पे घरों को बनाने के लिए कोई प्लानिंग जो है वो नहीं करी जाती थी, चाहे जहाँ लोग जो है अपने घरों को बना लेते थे। बट वॉल्स ऑफ मड एंड मड ब्रिक वर ड्यूली इनकाउंटर, ठीक है, मड की वॉल मिली और मड ब्रिक्स की वॉल मिली। मड मतलब यही जो कीचड़ होता है, जैसे वॉल को बना करके उससे उसको सीमेंट जो है उसको एज अ सीमेंट भी यूज़ करा जाता था, और उससे जो है उनको जो है प्लास्टर भी किया जाता था मड से। अभी भी अगर हम गांव में जाएं, जो कच्चे घर होते हैं उनको प्लास्टर करा जाता है मड को जो है वाटर में डाल करके, तो उससे जो है घर काफ़ी ज़्यादा फाइन रहते हैं। ओके, तो ये इन्होंने नोट किया था सेकेंड फेज में। और जो थर्ड फेज इन्होंने नोट किया था वो था 6 से 3rd बीसी के बीच का, जहाँ पे इनको जो हाउसेज मिले वो जो है बिल्ड करे गए थे मड ब्रिक के द्वारा और बर्न्ट ब्रिक के द्वारा भी बनाए गए थे, यानी ईंटों को पका करके भी बनाया गया था और कच्चे ईंटों के भी घर बनाए गए थे, दोनों प्रकार की ईंटें मिलते हैं। उसके बाद मोर इम्पॉर्टेंट की टेराकोटा की जो है रिंग वेल भी मिलती है, यानी जो पहले वेल बनी होती थी उनका जो ये ऊपर वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन होता है, ये जो है इसको टेराकोटा से, यानी इनको मिट्टी पका करके बनाया जाता था ताकि पानी वगैरह बरसे तो ये जो है जल्दी से गीली ना हो जाए, ओके, सूखे ना या फिर टूटे ना, ठीक है, इसकी वजह से ये चीज़ें की जाती थी। उसके बाद ड्रेनेज जो पिट्स हैं, यानी जो नालियाँ वगैरह थी, उनके भी एविडेंसेस हमें जो है वो थर्ड फेज में जो है वो देखने को मिलते हैं।
अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है दैट वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एपिसोड। अब ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि इनमें आपसे क्वेश्चन करा गया। यहाँ पे दिया है कि जो महाभारत का सबसे चैलेंजिंग एपिसोड था वो थी महाभारत में द्रौपदी की मैरिज, क्योंकि इनकी मैरिज जो है वो 5 मैन से हुई थी और पॉलीएंड्री इन्होंने परफॉर्म करी थी। ओके, तो यहाँ पे जो है पांडवा से इनकी मैरिज हो गई थी, जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत एक चैलेंजिंग माना जाता है। तो यहाँ पे हमने जाना कि एक ऋषि थे व्यास ऋषि, जिन्होंने जो है पांचाल के जो किंग थे, ओके, यानी जो द्रौपदी के जो फादर थे द्रुपद, उनको उन्होंने बताया कि एक्चुअली में जो द्रौपदी जी हैं उन्होंने जो है प्रेयर करी थी एक बारी जो है लॉर्ड शिवा की, जहाँ पे उन्होंने ऐसे हस्बैंड की डिमांड करी थी जिसके पास 5 क्वालिटीज़ हों, और वो जो है क्वालिटीज़ की उन्होंने डिमांड करी। बट जो है जो ये टाइम पीरियड चल रहा है इसमें ऐसा कोई भी मैन नहीं है जिसके पास ये पाँचों क्वालिटीज़ हो एक्चुअल में। तो इसकी वजह से वो 5 डिफरेंट पीपल में ये जो है जो उन्होंने मांगा था वो चीज़ें अलग अलग लोगों में दी हैं। जैसे हम अगर देखें तो हमें महाभारत में बताया गया कि युधिष्ठिर धर्म के लिए जाने जाते थे। फिर भीम थे उनके पास बल ज़्यादा था। अर्जुन थे उनके पास बुद्धि ज़्यादा थी एंड वो जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब धनुर्धर भी माने जाते थे। फिर इसी तरीके से जो नकुल और सहदेव थे उनके पास भी कुछ क्वालिटीज़ थी। तो ये 5 क्वालिटीज़ उन्होंने मांगी थी जो 5 अलग अलग मेन में उनको जो है मिली, जिसकी वजह से उनकी मैरिज जो है 5 पीपल से हुई। ऐसा व्यास जी ने जो है वो जो द्रुपद थे उनको बताया। ओके, अब बात करें प्रेजेंट डे हिस्टोरियन जो है यहाँ पे कुछ चीज़ें अगर हिस्टोरियन की माने तो कुछ चीज़ें बताई गई हैं द्रौपदी के मैरिज को लेकर कि वहाँ पे पॉलीएंड्री क्यों परफॉर्म करी गई। तो कहा गया कि मोस्टली जो अपर जो इलाइट क्लास होती थी वहाँ पे इसको परफॉर्म करा जाता था। सेकंड चीज़ बताई गई कि उस टाइम पे लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा चलती थी जिसकी वजह से वुमेन की शॉर्टेज हो गई थी। उसकी वजह से 5-5 मेन जो है वो एक सिंगल वुमेन से मैरिज कर लेते थे। ओके, ये सारी चीज़ें बताई गई है। और क्योंकि हिमालयन रीजन एक्सक्लूडेड था बाकी कॉमन एरिया से, तो इसकी वजह से भी जो है वुमेन की शॉर्टेज थी और मैरिज जो है वो एक ही वुमेन से बहुत सारे मेन जो है वो कर लेते थे। ओके, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो है आपको दी गई है और ये चैप्टर का हमारा जो है लास्ट थिंग दिया हुआ है। और यहाँ पे फाइनली ये डायनेमिक टेस्ट है महाभारत। बात करें तो महाभारत का जो वर्जन है वो केवल संस्कृत लैंग्वेज तक ही सीमित नहीं है, इसको बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस में जो है इसको ट्रांसफॉर्म करा गया है। कुछ सेवरल चीज़ें इसमें न्यू जो है वो देखने को मिलती हैं। ओके, तो ये पूरा चैप्टर था, हमने इसके बारे में जो है लर्न करा एंड जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी हमने उसको देखा, फुल एक्सप्लेनेशन देखा चैप्टर का। और ये टाइमलाइन इसको आप देख सकते हैं बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है लर्न करने के लिए, क्योंकि ये जो घटनाएं बताई गई हैं लोग इनके बारे में श्योर नहीं है। जो भी एविडेंसेस मिले वो क्लियर पता नहीं है कि किस टाइम के हैं किस टाइम के नहीं है। उनको एज इट इज़ जो है मतलब एक सोर्सेज के बेसिस पे उनको ऐसे मान लिया जाता है। इसलिए इन चीज़ों को जो है वो लेगिटिमेट या बहुत ज़्यादा लर्न करने के लिए यहाँ पे नहीं आपको प्रेशराइज किया जाता है। ये क्वेश्चन आंसर है इनको हम बाद में करेंगे। एंड फाइनली अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स जो है आगे के वो इसी चैनल पर जो है मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच।